चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आर्ट एंड कल्चर की बात करें, जीएस पेपर 1, तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2026 ये 18 मई को जो है वो सेलिब्रेट हुआ। और जो थीम था 2026 का इंटरनेशनल म्यूजियम डे का, वो था म्यूजियम्स यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड। और इसमें बताया गया, इसमें हाईलाइट किया गया कि जो म्यूजियम्स होते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है डायलॉग्स को, अंडरस्टैंडिंग को। डिफरेंट जो कल्चर्स होते हैं उनमें जो डिवीजन होता है उनको जो है वो फर्दर आगे बढ़ाने में, उनके बारे में एक वो फैलाने में कि मतलब हाँ क्या क्या चीजें हैं, कितना क्या इम्पोर्टेंट है। तो इससे एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जो कम्युनिटीज हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो कम होता है, म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ता है कि हाँ ये एक अलग तरह से चीजों को एक देखने का अलग-अलग व्यू है, क्योंकि हर कम्युनिटी के अपने अलग-अलग जो है वो रिचुअल्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो एक ऑल ओवर वर्ल्ड जो प्रॉब्लम है पोलराइजेशन की और कॉन्फ्लिक्ट की, तो उसको कहीं ना कहीं ये कैटल टैकल जो है वो करते हैं कि भाई हर एक कल्चर है, उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है, उसका एक अलग अलग अपना जो है वो है चीजें। तो ये है। ठीक है। और अगर हम बात करें म्यूजियम डे की, तो ये एनुअली जो है वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ये इनके द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके तहत अवेयरनेस को बढ़ाया जाता है और कल्चरल एक्सचेंज पे, एजुकेशन पे, सोशल कैसे लोगों को जोड़ना है, इस पे जो है वो ध्यान दिया जाता है कि जो लोगों के बीच का गैप है उसको कम किया जाए। ठीक है। तो इसीलिए जो है ये म्यूजियम्स वगैरह बनाए जाते हैं। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे की अगर हम बात करें, तो हर साल ये जो मनाए जाते हैं 18 अप्रैल को, ये 1977 से शुरू हुए थे। और इनका एक हर साल का एक पर्टिकुलर थीम रहता है। फिर जैसे पास्ट थीम्स के बारे में भी देखो, इसमें इंफॉर्मेशन दे दिया है कि 2024 में था म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, 23 में था म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, 22 में था द पावर ऑफ म्यूजियम। तो इस तरह से पहले जो थीम्स रही हैं उनके बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन दे दी है। जैसे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और कीवर्ड्स में ये रहता है कि कुछ चीजों का आपका रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है। तो ये है। फिर इसके अलावा बारपाली एक इस बार जगह है जो की कि थीम क्या थी ओडिशा के। आपकी इंटरनेशनल हाँ। म्यूजियम डे की थीम क्या थी किसकी? इस बार इस बार वाली 2026 की? 2026 की थीम है इस बार की म्यूजियम्स यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड। जैसे मैंने बताया ना कि वर्ल्ड में काफी डिवीजन देखने को मिल रहा है अभी, पोलराइज हो गई हैं, तो ये एक ग्लोबल चैलेंज है। तो इसको देखते हुए ये थीम रखा गया है कि किस प्रकार से ये वर्ल्ड को यूनाइट करने में एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। फिर उड़ीसा के बारपाली में है, बारगा डिस्ट्रिक्ट में बारपाली एक जगह है जो कि फेमस है यहाँ का जो हैंडलूम है उसके लिए। और यहाँ पे संबलपुरी जो साड़ीज हैं उनको बनाया जाता है, इनको डाई करने का, बनाने का काम पूरा जो है वो होता है। और ये काफी फेमस है इसके लिए। ठीक है। और लोकल भाषा में इसको बंदकला बोला जाता है। इसमें काफी इंट्रिकेट डिजाइन होती है और तसर सिल्क या कॉटन पे जो है वो डिजाइन जो है वो डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पे एक पूरा नेटवर्क है विलेज में, जिसमें सब लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं और जो लोकल ट्रेडिशन है इसको और आगे बढ़ाने में इन लोग अपना काम जो है वो कर रहे हैं कि कैसे जो है ये पैटर्न्स को ऑल ओवर वो। जैसे हमें पता भी है कि गवर्नमेंट का भी काफी एक इनिशिएटिव है कि जो भी हमारे कल्चरल से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो क्राफ्ट है, चाहे वो हैंडलूम्स है, चाहे वीविंग, मतलब कहीं का भी है, उसको आगे बढ़ाएं। न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उसका एक्सपोर्ट्स वगैरह को भी बढ़ावा दिया जाए। तो ये है। ठीक है। तो अगर हम जैसे संबलपुरी साड़ी जो है ये उड़ीसा से रिलेटेड है, ये जिस तरह से है ये जो संबलपुरी साड़ीज होती हैं इसमें सोनपुरी और पासापल्ली डिजाइन्स जो हैं ये काफी फेमस हैं। और इनको जीआई टैग भी जो है वो मिला है, तो जो कि इसकी ऑथेंटिसिटी को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये उड़ीसा के वारपाली में काफी जो है ये पूरा होता है। और टसर सिल्क के बारे में जैसे इसमें बताया गया है कि इसको गोल्डन थ्रेड भी कहा जाता है। और ये प्राइमरली कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जो
उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो जंगल है वहां पे ज्यादा ये टसर सिल्क का प्रोडक्शन जो है वो होता है, और ये अपने प्रीमियम वैल्यू के लिए काफी जो है वो जाना जाता है। तो जैसे ये सारी जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इन ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनसे रिलेटेड कि किस डिस्ट्रिक्ट से हैं या किस एरिया से हैं या क्या इनका इम्पोर्टेंस है, ये सब पूछा जाता है। फिर केरला में न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी बने हैं नए, बीडी साथिसन, इन्होंने कल शपथ लिया। और इनका पहले जो है वो कैबिनेट मीटिंग हुआ, तो इसमें जो वुमेन पैसेंजर्स थी उनके लिए फ्री ट्रेवल को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया, जो स्टेट की जो ट्रांसपोर्ट बसेस हैं इनमें। और ये इसके अलावा जो है वो आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनके लिए जो है वो वेजेस को इंक्रीज किया गया। तो जो यूडीएफ की गवर्नमेंट बनी है यहाँ पे, इन्होंने 2026 का जो है वो केरला, अभी जो 5 स्टेट्स में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तो यहाँ पे केरला में जो है वो यूडीएफ की गवर्नमेंट बनी है, और इन्होंने ये सारे मेजर्स जो है वो अपने को जो है वो अभी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में लिया है, अडॉप्ट किया है। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरिटाइम, ये भी कल सेलिब्रेट हुआ 26 का। और इसमें एम्फेसिस दिया गया कि कैसे जो वुमेन है उनका मैरिटाइम जो एक रोल है वो बढ़ रहा है, काफी नंबर बढ़े हैं वुमेन सी फेयरर्स के। और इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट की भी स्कीम है जिसके तहत जो है वो इसको प्रमोट किया जा रहा है कि महिलाओं का इसमें भी जो है फ्यूचर रहे, और मैरिटाइम इंडस्ट्री से भी जो महिलाएं हैं वो जुड़े। ठीक है, तो मतलब कैसे सी में काम करना है। एक जो ट्रेडिशनल बैरियर्स है कि जो सी फेयरर्स का काम है मोस्टली जो है वो मेन ओरिएंटेड है, तो उसी से है। तो मतलब उसमें ज्यादा काम करते हैं, तो इस बार जो है वो भी ये इसको जो डे मनाया गया, तो उसमें ये एम्फेसिस किया गया कि कैसे महिलाओं को और ज्यादा से ज्यादा एम्पावर किया जाए, इनसे जो है वो जोड़ा जाए, और इंडिया को एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो एक की प्लेयर के तौर पे उभर के आए, और इसमें और जो है वो ग्रोथ हो। ठीक है। और इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम, ये स्टैब्लिश किया गया था बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 2021 में। और इसमें जो जेंडर बेस्ड इम्बैलेंसेस थे उनको उन पे काम किया जा रहा है, और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है वो बढ़ाया जा रहा है कि इनका रोल भी इसमें जो है वो आए। ठीक है। फिर एक आर्टिकल था इसमें कि कैसे जो महिलाएं हैं उनका जेंडर सेंसिटिव रिसर्च पॉलिसी पे फोकस किया जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए, वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, उस पे था। और इसमें ने कहा है कि जो वुमेन है जैसे मिड कैरियर तक आते आते उनका जैसे प्रोफेशनल जो अपना वर्क रहता है, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है वो उनका जो वर्क क्षमता है वो प्रभावित होती है। तो इसमें कहा गया है कि एज रिलैक्सेशन प्रोविजंस जो वो है वो दिए जाने चाहिए, ताकि ये जो गैप होता है उसको जो है वो फुलफिल किया जा सके। जेंडर सेंसिटिव हमें होना होगा अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जो है वो इनको प्लेस मिले, ये इसमें और ज्यादा अपना जो है वो वर्क करें। क्योंकि जैसे महिलाएं, जैसे लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी, रिसर्च किया या किसी भी उसमें आए, लेकिन उसके बाद शादी हुई, फिर उनके बच्चे हुए, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कहीं ना कहीं जो उनका प्रोफेशनल वो होता है उसमें जो है वो थोड़ी कमी आ जाती है। तो इस गैप को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक सजेशन आ रहा है कि जो रिसर्च पॉलिसी है उसको ऐसा होना चाहिए कि वो जेंडर के प्रति जो है वो सेंसिटिव हो, और जो वुमेन जो वर्कफोर्स है जो ये प्रॉब्लम फेस करती है उसको कहीं ना कहीं सही किया जाए। ठीक है। और अगर इसमें बात करें कि जो आर्टिकल 15 है, 3 आर्टिकल 15 में का जो 3 पार्ट है उसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है टू स्टेट को टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो मतलब महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए आप स्पेशल प्रोविजंस ले आ सकते हैं, ताकि एम्प्लॉयमेंट उनका जो है वो बढ़े, उनका जो एक अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़े। साथ ही साथ आर्टिकल 16 है, ये री करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो इसमें अगर कोई ऐतिहासिक उनको जो है वो डिसएडवांटेज रहा है तो उसको खत्म करने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो भी कहते हैं कि इक्वल राइट होना चाहिए, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होने चाहिए सभी के लिए। साथ ही साथ आर्टिकल 51 ए ई
ये कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटी है ये कि हम ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि महिलाओं की डिग्निटी के अगेंस्ट हो उनको खत्म करें, ठीक है? और तो ये जो सारे एस्पेक्ट हैं ये कहीं न कहीं वुमेन राइट्स से भी जो है वो रिलेटेड हैं। तो जैसे कभी-कभी पॉलिटी में अगर एग्ज़ामिनर को आपके घुमा-फिरा के चीज़ों को क्वेश्चन्स को पूछने का मन हुआ तो इस तरह से भी चीज़ें जो है वो दिए जा सकती हैं इसमें। फिर अभी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन इसमें बताया गया है कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें सिर्फ 16 लाख फैसिलिटी फैकल्टी है 16 2021 22 में और फिर मेल है 57% फीमेल है 43% तो काफी इनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है आगे जितनी भी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अगर महिलाओं का हम देखें उसमें तो इसको कहीं ना कहीं ये जो गैप है इसको फुलफिल करने के लिए ध्यान देने की बात जो है वो कही जा रही है ठीक है तो ये सारी जिसमें जो आर्टिकल्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट रहेंगे फिर 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ये 6 डे इवेंट होगा जो कि जेनेवा में होगा और अभी शुरू होने वाला है ये इस वीक में और स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड में है जेनेवा वहां पे होगा इस बार की जो थीम है वो है रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये बताता है कि कैसे एक क्रिटिकल नीड है कि एक इंटरनेशनल एक्शन लिया जाए और जो भी हेल्थ से जुड़ी जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उन पे वर्क किया जाए ठीक है तो इसमें जो है वो काफी सारे जो मिनिस्टर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के 165 कंट्रीज से ज्यादा मिनिस्टर्स हेल्थ एक्सपर्ट जो हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इस पे डिस्कशन होगा कि कैसे जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसीज हैं उन पे वर्क किया जाए जैसे हमने देखा था कोविड एक पैंडेमिक था अभी रिसेंटली हैंटा वायरस जो है वो न्यूज में था और इबोला वायरस की बात करें तो वो भी काफी अभी स्प्रेड हो चुका है जिसको लेके डब्ल्यूएचओ ने एक वार्निंग भी इशू कर दिया है इसके बारे में हम अभी आगे जो है वो और डिस्कस करेंगे तो कैसे जो है वो ऐसे जब चैलेंजेस आते हैं तो उनसे पे कैसे वर्क करना है उनसे कैसे निपटना है तो ये सारी चीजें हैं साथ ही इबोला साथ वायरस का तो अफ्रीका में ही है ना केवल? क्या चीज इबोला इबोला वायरस का तो सिर्फ अफ्रीका में है ना? हाँ हाँ कॉन्गो में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में तो लेकिन वहां पे तेजी से स्प्रेड हो रहा है तो जिसको देख के जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है डब्ल्यूएचओ की तरफ से ठीक है फिर इसमें ये इसके भी केसेस ना कोविड के आने के पहले भी मैंने देखे थे, मतलब नहीं बीच में एबोला वायरस टाइम टू टाइम पे आउटब्रेक होता रहता है इसकी वजह से काफी डेथ्स भी होती हैं तो इस पे वर्क चल रहा है काफी टाइम से रिसर्चेस भी हो रही हैं कि कैसे जो है वो प्रॉपर तरीके से अब जैसे कुछ ऐसे वायरस हैं जो काफी डेडली होते हैं जैसे नेपा वायरस की बात करो ये भी एक पर्टिकुलर सीजन में जैसे हमें पता है केरला में फैल जाता है बैट्स वगैरह से होता है ना तो ये काफी जो है वो डेंजरस होते हैं इनकी जो रिकवरी रेट है कम होती है डेथ रेट ज्यादा होती है तो ये सब जो डिजीजेस हैं ये एक तरह से चैलेंजेस पोज करती हैं टाइम टू टाइम जो पूरा ग्लोबल कम्युनिटी है सब पे तो इसीलिए जैसे जैसे जब ऐसे असेंबलीज होती हैं उन पे यही फोकस रहता है कि कैसे इन चीजों पे जो है वो हम कंट्रोल करें और कैसे एक कोलैबोरेशन करें कि इनको कम से कम जो है उनका इफेक्ट जो है वो पड़े ठीक है तो इसमें फिर साथ ही साथ इसमें डब्ल्यूएचओ के रिफॉर्म्स पे भी डिस्कशन होगा कि कैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को बढ़ाया जाए और इसके अलावा जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है उसको कम किया जाए जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे कि ओबेसिटी है डायबिटीज है इन पे कैसे वर्क किया जाए तो इन सब के बारे में इसमें जो है वो डिस्कशन होगा तो इसका थीम और ये कहाँ इसका है बाकी इसके अलावा जो और चीजें इसमें निकल के आएंगी वो एग्जामिनेशन पर्पज के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगी फिर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक स्कीम का निकला था नियाद निलाना स्कीम और इसके तहत जो है जैसे यहाँ पे अभी इवेंट हुआ जिसमें होम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था और जैसे जो नक्सलाइट्स हैं उनको अभी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है गार्ड चिरौली डिस्ट्रिक्ट को भी कहा गया है कि पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो गया है नक्सलाइट्स तो अभी काफी जो गवर्नमेंट का एक एम था कि मार्च 2026 तक हमें जो है वो इंडिया को नक्सल फ्री करना है तो ऑफिशियली ये हो चुका है ठीक है कुछ अभी जो विचारधारा है और वो है तो उस पे एक पूरा इवेंट था और तो छत्तीसगढ़ में इवेंट था तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो स्कीम्स है उनके बारे में बताया गया तो इसमें इनका एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है नियाद लेना जैसे कभी कभी इस तरह की स्कीम्स के नाम पूछे जाते हैं कि किस स्टेट से रिलेटेड है क्या है इसके अंतर्गत तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का स्कीम है
और इसके तहत एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने पे जो है वो सरकार काम कर रही है, जो भी रूरल बैकवर्ड एरियाज हैं, जो नक्सल एरियाज हैं, कि हर जो विलेज है वहां पे बेहतर सुविधाएं रहें, राशन शॉप्स रहें, फूड सिक्योरिटी रहे, स्कूलिंग की व्यवस्था रहे, ताकि जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन का जो है वो एक्सेस रहे। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे इसमें बताया गया कि कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए इसमें काम हो रहा है। इसमें पब्लिक सर्विस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं विलेजेस के बीच में। तो ये एक कमिटमेंट है जिसके तहत जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वो रूरल अर्बन जो डिवाइड है उसको फिल कर रही है और उस पे जो है वो काम कर रही है। तो स्कीम का नाम जैसे ही है किस स्टेट से रिलेटेड है, इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। फिर डब्ल्यूएचओ इन्होंने 16 मई को डिक्लेयर किया कि जो इबोला आउटब्रेक का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में और युगांडा में इसे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ये घोषित किया है। और इसके मतलब डब्ल्यूएचओ के द्वारा जब ये घोषणा की गई उसके कुछ ही समय पहले ये जो डीआरसी की जो गवर्नमेंट है इन्होंने जो है वो इसको एक आउटब्रेक घोषित किया गया था। और पीएचईआईसी जो ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न होता है, ये डब्ल्यूएचओ का हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल हेल्थ अलर्ट होता है। जैसे अब ये क्या है, ये भी इस तरह से चीजें भी प्रीलिम्स में जो है वो पूछ सकते हैं। और इसके तहत फॉर्मली जो है वो डिक्लेयर किया जाता है जो हमारे इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस हैं, कि जब कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि सडन जो है वो हेल्थ रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, ताकि ये जो डिजीज है वो और अदर कंट्रीज तक जो है वो ना फैले। ग्लोबल रिस्पांस की इसमें एक जरूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। और अब जैसे इसमें बताया गया है कि ये जो न्यू आउटब्रेक हुआ है इसमें एक बुंदी बुगियो इबोला वायरस स्ट्रेन है। मतलब इबोला वायरस का ये स्ट्रेन जो है ये काफी जो है वो सीरियस तरीके से जो है वो फैल रहा है। और जो रिपोर्ट में बताया गया है इसमें कंफर्म किया गया है कि अभी तक जो है वो 246 के रिपोर्ट केसेस हुए हैं, 80 जो है वो डेथ्स हुई हैं। डीआरसी का इतूरी प्रोविंस है यहाँ पे। ठीक है। और चूंकि ये फैलता बहुत तेजी से है तो इसको लेके कंसर्न जो है वो जताए जा रहे हैं। ये एक जूनोटिक डिजीज है जो कि काफी सीवियर होता है, ऑफन फैटल होता है और इबोला वायरस की वजह से होता है। ठीक है। और ह्यूमंस में होता है, वाइल्ड एनिमल्स है जिसमें फ्रूट बैट्स और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स जो हैं वो ये आते हैं। तो जैसे कि अगर कोई वायरस रिसेंटली फैलता है तो किस जानवर से फैलता है, कैसा उसका ट्रांसमिशन है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये बीमारी फैलती कैसे है, जैसे इंसानों में फैलती है, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है, थ्रू ब्लड के या सिक्रीशंस या बॉडी फ्लूइड से। ठीक है। या जो सरफेस है कंटेमिनेटेड है तो उससे जो है ये फैलता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। और 3 डिफरेंट वायरसेस हैं जो कि इबोला आउटब्रेक्स करते हैं। इसमें इबोला वायरस है, सूडान वायरस है और बुंदी बुगियो वायरस है। ये जो है वो वेरिएंट के नाम जो है वो दिए हैं जो कि वहां के पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग जो है वो है। और इबोला की बात करें तो काफी समय से ये एक हेल्थ कंसर्न है। 1976 से इसके जो है वो रिकरेंट आउटब्रेक्स जो है वो होते रहे हैं सेंट्रल अफ्रीका के जो रिमोट विलेजेस हैं वहां पे। और इसमें अगर हम बात करें जो डेटा है कि वेस्ट अफ्रीका में 2014 से 16 के बीच में ये गुइनिया, लाइबेरिया, सियरा लियोन यहाँ पे काफी फैला। और इसकी वजह से 28,600 रिपोर्टेड किए गए केसेस रिपोर्ट किए गए, उनमें 11,000 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी जो है वो डेथ हुई। तो ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे यहाँ। करंट की अगर हम बात करें तो अभी 2 वैक्सीन्स हैं जो कि अप्रूव है फॉर एबोला इन सिंगल एंड डबल डोज, जिनका रेजिमेन है कि या तो सिंगल डोज या डबल डोज का लेना होता है। और रिंग वैक्सीनेशन मतलब इसमें जो है वो उसमें किया जाता है। जो वर्कर्स हैं जो कि एक्सपोजर जिनका होता है भाई डिजीज करने जो क्योर करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, स्टाफ है, तो उनमें भी जो है वो ना फैले तो उसके लिए उनको वैक्सीनेट वगैरह जो है वो किया जाता है। तो फिलहाल जो डब्ल्यूएचओ है वो उसने कहा है कि फोकस करें जो पेशेंट्स इनको आइसोलेट किया जाए, तुरंत उन्हें केयर प्रोवाइड किया जाए, जो उनके सिम्टम्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो उनको मैनेज किया जाए, और ताकि जो मॉर्टेलिटी है इसको कम किया जा सके। ठीक है। तो ये है।
तो अब जैसे इसमें इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस की बात करी है, तो ये लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क होते हैं जिसको कि 196 कंट्रीज के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, ताकि जो इंटरनेशनल स्प्रेड है डिजीजेस का उसको रोका जा सके, उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन किया जा सके। तो इसी में जैसे जब PHEIC की जैसे मैंने बात कही अभी, तो ऐसा अगर डिक्लेयर करता है WHO तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। ठीक है कि हाँ, इस पे पूरा तरह से जो है वो वर्क अप करना होगा। तो ये जैसे इसमें जो भी चीजें हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। और जैसे इसमें अप्रूव्ड इबोला वायरस, जैसे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें है अरबिवो है। ठीक है, ये जायरे इबोला वायरस के लिए है। और इसके अलावा 2 डोज रेजिमेन है, ये AD26.ZIBOV और MVA-BN फिलो। ठीक है, तो ये वैक्सीन्स हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए जो है वो लगाई जाती है। तो इनके नेम्स और ये जो भी चीजें हैं जो इसके जैसे PHEIC है या जो नाम है, ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, फिर फंगल डिजीज का भी काफी बर्डन रहता है इंडिया में स्पेशली। तो इससे एक रिलेटेड आर्टिकल था कि कैसे जो है इनका बर्डन बढ़ रहा है और क्या क्या इनके डायग्नोसिस में जो है वो चैलेंजेस आते हैं, कैसे इस पे हमें वर्क करना है। तो इसी से एक रिलेटेड आर्टिकल था, इसमें बताया गया कि 5 करोड़ से ज्यादा जो इंडियंस हैं वो डिफरेंट फंगल डिजीजेस से जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, सफर करते हैं। और इसमें काफी जो है रिसर्च चल रही है कि कैसे जो, क्योंकि जो फंगल पैथोजन है उनका आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है, जल्दी आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज पोज करते हैं। फिर इसमें बताया गया कि एक टेक्निक है जिसका नाम है माल्डी TOF या मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डीजॉर्प्शन आयनाइजेशन टाइम ऑफ फ्लाइट मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये एक ऑटोमेटेड टेक्निक है जो कि आइडेंटिफाई करती है प्रोटीन्स को ऑन पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजन सर्फेस बाय क्रिएटिंग अ सरफेस प्रोटीन सिग्नेचर एंड कंपेयरिंग इट विद एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस। जो एक डेटाबेस रहता है उससे इसको फिर कंपेयर किया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज करके ये लोग आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। और इसमें 30 मिनट जो है वो लगभग लगते हैं कि हाँ, जो व्यक्ति है उसको किसी फंगाई का जो है वो इन्फेक्शन है। और न्यू पैथोजेंस को भी इसमें जो है वो डिटेक्ट जो है वो किया जाता है। लेकिन ये जो टेक्निक है ये काफी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, तो इसको कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, कैसे इस पे भी अभी काम जो है वो चल रहा है। PCR टेस्ट के बारे में बताया गया है कि PCR टेस्ट जो है वो काफी यूज किए गए थे, जैसे जब कोविड-19 का पेंडेमिक फैला था, तो इसको भी एज अ ऑल्टरनेटिव जो है वो यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि ये फंगल इन्फेक्शंस के जो है वो सही से डिटेक्ट नहीं करता, इतना सूट जो है वो नहीं होता है। क्योंकि जो फंगल सेल्स होती हैं उनकी जो बॉल्स होती हैं वो काफी टफ होती हैं, तो उनको पहले ब्रेक करना होता है, तब जाके जो है वो DNA का एक्सट्रैक्ट जो है वो मिलता है। तो इस पे भी काम अभी चल रहा है कि कैसे इसके थ्रू जो है वो इसको डिटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा हमारा ब्रिक सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक है। यहाँ पे भी जो है वो वर्क हो रहा है कि कैसे जो फंगल इन्फेक्शन है उनको जो है वो डिटेक्ट किया जाए, कैसे एक पूरा सिस्टम बनाया जाए। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से जो ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है, वो काफ़ी बढ़ रहा है। और वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो हर साल 300 मिलियन लोग जो है वो किसी ना किसी फंगल डिजीज से जो है वो एक इन्फेक्टेड होते हैं। तो और इंडिया में इनका काफ़ी बर्डन रहता है क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिक क्लाइमेट है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और यूज़ बहुत ज़्यादा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, जो कि को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है? साथ ही साथ HIV, डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस इनका रहता है, तो इनमें ये जो फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा जो है वो और भी बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो जैसे जैसे टेस्ट का नाम है, PCR चेन, ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि ये क्या होता है? ये सब चीज़ें जो है हमें अपना याद रखना होगा। तो ये डिज़ीज़ आजकल अभी थोड़ा काफ़ी जो है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। फिर जैसे वेस्ट बंगाल में भी न्यू गवर्नमेंट हुई है, तो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने अप्रूवल दिया है, 7th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको उनके बेसिस पे जो है वो सैलरी वगैरह जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी वुमेन्स को अक्रॉस द स्टेट। नया यहाँ पे अन्नपूर्णा भंडार स्कीम ये लॉन्च होगा 1 जून 2026 से।
इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको 3000 जो है मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। फिर इसके अलावा जो CAA है उसके लिए जो एप्लीकेंट्स हैं उनको जो है वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है पूरा पोर्टल लॉन्च किया गया कि आप इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो अपने आप को एनरोल करा सकें। तो ये सारी चीजें भी वेस्ट बंगाल की न्यू जो गवर्नमेंट है इनका तरफ से किया गया है। फिर सौरभ विजय, ये 98 बैच के IAS ऑफिसर हैं। इनको UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। और अगर हम UIDAI की बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ था 2009 में अंडर आधार एक्ट 2016, और ये ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, इसके तहत आधार नंबर जो है 12 डिजिट का इस जो भी इंडियन रेजिडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उनका एक पूरा बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा जो है वो गवर्नमेंट के पास रहता है। कई सारी जो सर्विसेज हैं उनको अवेल करने के लिए आधार जो है वो जरूरी है। फिर इंडियन ओशन शिप सागर है, ये इसने जो है वो श्रीलंका में जो है पार्टिसिपेट किया पैसेज एक्सरसाइज में। फिर वहां से ये जो है वो अपना निकल के आया, अब वापस जो है वो आ रहा है। तो ये दोनों कंट्रीज के बीच में एक एक्सरसाइज था। ठीक है, इंडियन नेवी जो है ये मिल के इनके साथ जो है वो पैसेज एक्सरसाइज जो है वो कर रहा था। और IOS सागर ये एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है जो कि पूरा ओशन डेप्थ वगैरह क्या है, इसको कैसे सही करना है, इस पे काम करता है। मैरीटाइम नेविगेशन को सपोर्ट करने का काम जो है वो करता है। और इसमें जैसे भी है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में काफी हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं, नेवल कॉपरेशन रहा है, जॉइंट एक्सरसाइज होती है, इसमें स्लिनेक्स भी है। स्लिनेक्स से होता है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये है, साथ ही साथ बेसिक्स एक्सरसाइज है, तो इनके नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसमें श्रीलंका के, जैसे इंडिया का INS सागर ने पार्टिसिपेट किया, वैसे इंडिया श्रीलंका का नेवी है नंदी मित्र, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर US प्रोसिक्यूटर्स हैं और इन्होंने कहा है कि ये गौतम अदानी के अगेंस्ट जो है वो चार्जेस थे, तो इसको जो है ये ड्रॉप करेंगे। और इसके बारे में ये जो केस था ये 24 में जो है वो फाइल किया गया था। और ये अडानी जो है ये वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में हैं। तो इसमें इनके पे आरोप लगा था कि इन्होंने काफी ब्राइब दिया है, ताकि वहां पे जो कंपनीज है उनको कि एक इंडिया में सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है उनका बन सके। तो इसको लेके काफी विवाद भी रहा है। अदानी ग्रुप ने इस पे काफी सारे जो एलिगेशन है उनको टाइम टू टाइम डिनाई भी किया है, जो अपोजिशन है, लेकिन इसके लिए इसमें काफी जो है वो इसमें विवाद भी जो है वो रहा है। तो और अभी रिसेंटली न्यूज थी कि जो ये चार्जेस लगे हैं तो इसमें ये कुछ पैसे प्रोवाइड करेंगे। मतलब इन्होंने कहा है कि US मेरे को 10 साल के लिए जो है ये वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, तो उसके चलते इनके अगेन जो केसेस थे उनको जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो काफी हाई प्रोफाइल केस है, काफी एक ये इंटरनेशनल जो है वो अटेंशन इसको है, उसको इंडिया में भी लेके विपक्ष के द्वारा सरकार पे टाइम टू टाइम इस पे जो है वो आलोचना भी की जाती है। ठीक है, कि जो गवर्नमेंट है ये अदानी ग्रुप को जो है वो ज्यादा जो है वो फेवर प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीजें हैं, तो फिलहाल इन पे जो केस था इसको ड्रॉप कर दिया गया है US में। RBI, इन्होंने कहा है, RBI ने अनाउंस किया कि ये एक्टिवेट नहीं करेंगे काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि अभी जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो स्थितियां बनी हुई हैं अभी, इनके तहत अभी इसको अप्लाई करने का जो है वो जरूरी नहीं है। तो जैसे अब इन्होंने ये टर्म दिया है तो ये टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर ये एक मैक्रो प्रूडेंशियल टूल होता है, जिसके तहत जो बैंक्स हैं उनको एक बिल्ड करना होता है कैपिटल रिजर्व अच्छे समय में, ताकि जब इकॉनमी जो है वो डाउन रहे, लॉसेस में रहे, तो उस टाइम पे जो चीजें हैं वो उनको जो है वो सही जो है वो कर सके। तो अभी इन्होंने क्लैरिफाई किया कि कैन बी एक्टिवेटेड एज अ प्री अनाउंस्ड मेजर अंडर वारंटेड सर्कमस्टेंशियल, मतलब ऐसी कोई स्थिति आएगी तब वो देखेंगे, फिलहाल अभी जो है वो बहुत इस पे वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, और इसमें कहा है कि
आरबीआई ने सिग्नल किया है कि अभी तो हम इसको ज़ीरो ही रखे हैं। अभी वो असेस कर रहे हैं कि क्या जो है वो करंट क्रेडिट ग्रोथ है, कितना थ्रेट है बैंकिंग सेक्टर को, क्या चीज़ें हैं, तो कैसे फर्दर जो है वो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो अप जो है वो उनको करनी होगी। जैसे हमें पता है कि आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, तो जो भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, जो भी जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। रूपी की बात करें तो लगातार गिर रहा है। कल ही 96.2 का जो एक लेवल था इसको भी पार कर गया। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री की तरफ से भी जो है वो मेजर्स को अडॉप्ट करने की बात कही है कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज्यादा है। डॉलर्स हमें बहुत खर्चा करना पड़ रहा है गोल्ड पे, ऑयल पे, तो कहीं न कहीं मेजर्स ऑस्टेरिटी मेजर्स अडॉप्ट करने की बात करी है। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो अब उसको देखते हुए फिर फर्दर जो आरबीआई है वो अब क्या करेगा, मतलब इसमें है अभी देखना होगा। फिलहाल के लिए अभी इन्होंने कहा है कि अभी जो स्टेटस है अभी हम मेंटेन कर रहे हैं सीसीवाईबी पे, और फर्दर देखेंगे जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो जो ये टर्म है ये इम्पोर्टेंट रहेगा, एज ए कॉन्सेप्ट भी ये पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है किससे क्या रिलेशन है इसका, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश कैबिनेट इन्होंने अप्रूवल किया है, एक ओबीसी कमीशन बनेगा, और इसमें इन्होंने कहा है कि जो कमीशन है इसका जो रिकमेंडेशन है ये कैसे जो है वो पंचायत इलेक्शन में ओबीसी का कोटा लागू करना है, इस पे पूरा ये फोकस इनका रहेगा कि कैसे जो है वो लोकल गवर्नेंस में जो है वो इनको रखा जाए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डिसीजन लिए गए हैं। इसमें 2 मेजर मेट्रो प्रोजेक्ट्स बनेंगी। एक आगरा मेट्रो है, इसके लिए लैंड ट्रांसफर को जो है वो इन्होंने जो है वो क्लियर कर दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ये चारबाग से वसंत कुंज जो है वो इसका पूरा एक कॉरिडोर बनेगा, तो उसकी घोषणा की गई। ठीक है, तो एक्सपेंशन वगैरह की बात कही गई है। इसके अलावा अ, हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, इसके लिए। फिर सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी बनेगी समस्तपुर विलेज में, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, तो इसके लिए जो है वो कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल किया गया। अब डिफरेंट डिफरेंट जैसे स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे यूपी का है, वेस्ट बंगाल का है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जो इंफॉर्मेशन रहती है वो उसके पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो ये स्वीडन की विजिट पे, ऐसे से 5 देशों की यात्रा पे गए हैं। तो सबसे पहले ये यूएई गए, उसके बाद ये नीदरलैंड गए, फिर स्वीडन गए, नॉर्वे गए हैं, फिर उसके बाद इटली गए हैं। ठीक है, तो अभी लास्ट इनका जो है वो इटली का विजिट रहेगा। और यहाँ पे इन्होंने यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री ये गोटेनबर्ग में हुआ, यहाँ पे जो है वो एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए, इनोवेशन इनोवेशन पे काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पे काम किया जा रहा है। और इन्होंने जो स्वीडिश कंपनी है उनसे ये कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंस बढ़ाइए मैन्युफैक्चरिंग में, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में, क्लियर एनर्जी में, इसमें सब में। ठीक है, तो ये जैसे कि अभी गए हैं तो इनकी यात्रा के दौरान जो-जो चीज़ें हुई हैं, ये इम्पोर्टेंट रहेगी। और यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री, ये क्या है? ये एक फोरम है, जो यूरोप के जो इंडस्ट्रियल लीडर्स हैं, इनका। और इसमें ये पॉलिसी मेकर्स के साथ खुद को एंगेज करते हैं ताकि कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा दिया जाए, ग्रोथ को बढ़ावा दिया जा सके। ये बना था 1983 में। इसमें 60 जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरपर्सन जो होते हैं, जो मेजर यूरोप की जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके। ठीक है, तो इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और मतलब ये है कि भाई जो कंट्री, ये जो लोग हैं बिजनेस पर्सन हैं, ये लोग इन्वेस्ट करें इंडिया में ज्यादा से ज्यादा। फिर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने सेपरेट लेटर लिखा है, जो टोबैको टैक्सेशन है उसको रिव्यू करने के लिए इन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील किया है। उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश में फ्लू कोड वर्जीनिया टोबैको इसका काफी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो नया टैक्सेशन पॉलिसी है, मतलब इसकी वजह से जो वहाँ के फार्मर्स हैं उनको काफी प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। और इसमें उन्होंने कहा है कि जो सिगरेट है उस पे चूंकि जीएसटी को बढ़ा दिया गया है, 28% से 40% कर दिया गया है, तो इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं टोबैको के उन पे इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। ठीक है, और तो उसी को कैसे जो है वो ये कम किया जाए, तो इसके लिए इन्होंने इंटरवीन किया है।
और आंध्र प्रदेश की बात करें, अब जैसे ये टोबैको है तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एफसीबी टोबैको का, फ्लो कोड वर्जीनिया टोबैको। और इसकी वजह से जो कोस्टल और सदर्न रीजन है आंध्र प्रदेश के, जो उनके जो फार्मर्स हैं ये पे काफी इसको खेती करते हैं, तो उनका इन पे इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। और टोबैको इंडस्ट्री की बात करें इंडिया में, तो टोबैको बोर्ड इसके रेगुलेशन का काम करता है, देखता है कि कैसे इसको कल्टीवेट किया जा रहा है, इसका मार्केटिंग कैसे हो रहा है, एक्सपोर्ट सबको जो है वो इसको वो करते हैं। और काफी सारे चेंजेस अभी जो यूनियन बजट है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसमें देखो फर्दर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये क्या एक्शन लेती है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, और इन्होंने कहा है कि अ, इनका एक जो है वो 2 दिन का नेशनल कंसल्टेशन और शी मार्ट्स चला। शी मार्ट्स क्या है? शी मार्ट है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मार्केटिंग एवेन्यूज फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो है ये उड़ीसा के कन्वेंशन हॉल में जो ये हुआ। और इसमें कहा गया कि जैसे कि कैसे जो है वो ये जो शी मार्ट्स हैं इनके तहत जो वुमेन है उनको जो है वो एक सब्सिडी ड्रिवन जो है वो मॉडल प्रोवाइड करना, ताकि बेहतर तरीके से जो है वो रूरल वुमेन को एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा जा सके, उनका एम्पावरमेंट जो है वो हो सके। ठीक है, तो ये बेसिकली जो शी मार्ट्स हैं ये इम्पोर्टेंट रहेगा, और इसका उद्देश्य है कि महिलाओं का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इसको बढ़ाया जा सके, और इस पे बेहतर तरीके से और काम हो। ठीक है, तो ये है शी मार्ट्स के बारे में भी जो है वो पूछा जा सकता है कि ये स्कीम जैसे कब हुआ, क्या हुआ, लॉन्च हुआ, कैसे कैसे, तो ये है। फिर अभी जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट का ये इनको अष्टलक्ष्मी स्टेट घोषित किया गया है। और जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो उनमें कहीं ना कहीं उनको पर्टिकुलर एक क्रॉप के लिए जो है वो चुना जा रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मिजोरम में जिंजर की बात की गई थी कि उसको ज्यादा से ज्यादा वहां पे ग्रो कराना है, उसको फिर एक्सपोर्ट करना है। तो इसी उसमें के तहत जो मेघालय है, यहाँ पे कॉफीज ऑफ नहीं, नागालैंड है, सॉरी, यहाँ पे कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन लॉन्च किया गया, और इसके लिए 175 करोड़ का जो है वो प्रावधान किया गया है। और ये एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, ठीक है, जिसमें कॉफी क्लस्टर्स जो है वो बनाए जाएंगे। और इसमें दिखा बताया गया कि त्यूफीमा विलेज है कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में, ये अरेबिका कॉफी के लिए जाना जाता है काफी। और गुटोवी विलेज है न्यूलैंड डिस्ट्रिक्ट में, ये रोबस्टा कॉफी के लिए जाना जाता है। तो कैसे इनका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग को बेहतर करना, ब्रांडिंग करना, उनको मार्केटिंग करना, एक्सपोर्ट करना, साथ ही साथ टूरिज्म को बढ़ावा देना, इसके लिए इस पे पूरा गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। तो जो कॉफीज ऑफ नागालैंड है इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये पूरा डेवलपमेंट इसका जो है वो होगा, ताकि जो नागालैंड है यहाँ से रॉ कॉफी जो है वो प्रोड्यूस होके प्रीमियम ट्रेसेबल और सिंगल ओरिजिन जो है वो इसको जो है वो मार्केट में जो है वो भेजा जा सके। तो मतलब ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और इंडिया की बात करें तो जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे नागालैंड में इनको काफी ग्रो किया जाता है। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया मेजर कॉफी प्रोड्यूसर है ग्लोबली, और जो ट्रेडिशनल ग्रोइंग रीजन्स हैं वो कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है। तो गवर्नमेंट का एक अप्रोच है कि अलग अलग जगहों पे, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन्स हैं वहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट जो वेराइटीज हैं उनको और डेवलप किया जाए, उनको ग्रो किया जाए, एक पूरी ब्रांडिंग की जाए, ताकि बेहतर तरीके से वो और जो है वो उनका एक्सपोर्ट वगैरह हो, और उससे इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो और बेहतर हो सके। एक आर्टिकल है, तो इसमें बताया गया कि अभी जैसे जो इंपोर्ट इम्बैलेंस हमारा कितना है, क्या क्या हमारा करंट सिचुएशन है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने सिटीजन्स को कहा कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे स्पेंडिंग कम करिए, एडिबल ऑयल कंजम्पशन कम करिए, गोल्ड परचेज को एटलीस्ट फॉर अ ईयर डिले करिए, अननेसेसरी ट्रेवल ना करिए, लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज करिए। तो इन्होंने एक एडवाइस दिया है कि साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, ईवी व्हीकल्स का यूज करिए, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम करिए, ऐसे मेजर्स अपनाइए ताकि जो है वो प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा को कम किया जा सके। तो इनका एक सिंगल फोकस है कि जो फॉरेन करेंसी स्पेंडिंग है उसको कम किया जा सके। तो एक तरह से ये एक अलार्म बेल है जो कि कभी इसके पहले किसी गवर्नमेंट ने जो है वो नहीं बताई है।
जबकि इसके पहले भी अगर हम बात करें 1991 में, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो लेस देन $1 बिलियन के लगभग रह गया था। मतलब हम हार्डली 15 दिनों का जो सामान है उसको बाहर से जो है वो इम्पोर्ट कर सकते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक टेंस सिचुएशन है कि हमारा जो इम्पोर्ट है वो काफी है और पैसे हमारे पास कितने हैं, सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें बताया गया कि जो 25-26 का जो डेटा है, इंडिया का जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है, ये $333 बिलियन के लगभग रहा। तो ये इसके पहले का जो ईयर था 24-25 का, उसके कंपैरिजन में 17% का इंक्रीज दिया। तो जो ट्रेड डेफिसिट है ये ज्यादा बढ़ा क्यों? क्योंकि जो हमारा इंपोर्ट बिल है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी, 7% का जो है इंपोर्ट में जो है वो राइज देखने को मिला, जो कि ऑल टाइम हाई रहा, लगभग $775 बिलियन का रहा। और एक्सपोर्ट हमारे स्टेगनेंट है, मतलब हम बेच कम पा रहे हैं, खरीद ज्यादा रह रहे हैं, खरीदने के लिए हमें डॉलर चाहिए, तो वो हमारा ज्यादा, मतलब जो पैसा है हमारे पास वो इसमें ही खर्च होगा। तो वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डिपेंडेंसी हमारी ज्यादा है इंटरनेशनल मार्केट पे, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं काफी। ठीक है, साथ ही साथ गोल्ड के प्राइसेस अगर हम देखें तो लगातार बढ़े हैं। इंपोर्ट इंडिया का जो सबसे ज्यादा रहा 25-26 में, वो गोल्ड, सिल्वर सिल्वर एडिबल ऑयल, फर्टिलाइजर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में रहा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए जैसे इन्होंने ये सारी चीजें हैं कही कि इस पे जो है वो कमी लाइए, क्योंकि हम इनको इंपोर्ट करते हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रहा है। फिर इसमें बताया गया है कि यहाँ जो इंपोर्ट ऑफ प्रेशियस मेटल है वो लगभग इंपोर्ट बिल का 12% रहा। तो हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्ट ग्रुप है इंपोर्ट बास्केट में। ठीक है, आफ्टर क्रूड ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सबसे ज्यादा हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर थर्ड नंबर पे हम जो है वो मेटल्स खरीदते हैं, जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर टॉप पे रहते हैं। ओवरऑल जो ज्वेल और जेम्स और ज्वेलरी का जो इंपोर्ट है ये भी काफी बढ़ा, ये 25% बढ़ा। तो इसमें भी काफी ग्रोथ हुआ, डिमांड इसका काफी बढ़ा है। तो इसकी वजह से भी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। ठीक है, और तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि आप नॉन एसेंशियल जो है वो गोल्ड परचेजेस ना करें। ठीक है, क्योंकि इसको खरीदने के लिए सोना को सरकार को ज्यादा पैसे जो है वो खर्च करने पड़ते हैं। सिमिलरली हमारा जो एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस है ये भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग रहा है, क्योंकि हमें एडिबल ऑयल, हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, इसको हमें मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट से परचेज करना पड़ता है, वहां पे डिपेंडेंसी है। तो जो जो चीजें खरीदनी पड़ेंगी तो उनके लिए जो है वो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। और अगर हम 23-24 का डेटा करें, बात करें, तो 56%, 56% जो इंडियन ऑयल डिमांड है वो, इसमें जो है वो एडिबल ऑयल का डिमांड रहा। फर्टिलाइजर्स का भी प्राइस बढ़ा है इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी वजह से भी हमें खरीद इंपोर्ट चूंकि करना होता है, तो उसमें भी हमारी फॉरेन करेंसी का जो है वो लॉस होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो फर्टिलाइजर इंपोर्ट है ये भी करीब जो है वो 31-37% जो है वो रहा है पिछले सालों में। और डिसरप्शंस काफी हुए हैं, जैसे कोविड था, फिर अभी वेस्ट एशिया वॉर आया, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसको लॉन्च किया गया कि हम जो है वो जो डिपेंडेंसी है उसको कम करें चाइनीज एक्सपोर्ट पे। ठीक है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की बात कही गई। लेकिन फिर अगर हम देखा जाए तो इतने साल हो गए इसको अनाउंस हुए, इसके लिए काफी बजट का प्राविधान भी किया, लेकिन अभी भी जो ज्यादातर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं इसके लिए हम डिपेंडेंट हैं बाहर की कंट्रीज पे। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और अगर देखें तो करेंसी हमारी डिक्लाइन कर रही है, आरबीआई ने काफी सारे इंटरवेंशन किए हैं, बट उसके बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं, डिक्लाइन है। तो एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इंपोर्ट बिल हमारा ज्यादा है, प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत बेहतर अभी नहीं है, तो इसको देखते हुए चीजों पे और वर्क करना पड़े। फिर प्रधानमंत्री मोदी, इनको कन्फर्ड किया गया स्वीडन का हाईएस्ट ऑनर, द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। और ये मिलने के बाद से ये प्रधानमंत्री मोदी का 31st इंटरनेशनल ऑनर है। ठीक है, जो इनको की मिला है। और रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ये स्वीडन में स्टैब्लिश हुआ था 1748 में, वहां के किंग थे किंग फ्रेडरिक वन।
और ये स्वीडन का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, जो कि फॉरेन सिटीजन्स को दिया जाता है, पर्टिकुलरली जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, उनकी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड सर्विसेज के लिए इनको दिया जाता है। फिर अगर हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखें तो इसमें बताएगी कि उनको और कई सारे जैसे ऑनर्स दिए गए हैं, जैसे कि यूएस का लेजन ऑफ मेरिट, रशिया का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, यूएई का ऑर्डर ऑफ जायद। ठीक है, तो ये से इनके जो अवार्ड्स हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। बायलेटरल टॉक्स हुई स्वीडन के साथ पीएम की, और उन्होंने स्वीडिश पीएम है उल्फ क्रिस्टरसन, उनसे मुलाकात की। फिर इसके अलावा वहां के क्राउन प्रिंसेस हैं विक्टोरिया ऑफ स्वीडन, और उनके मेजेस्टी किंग कार्ल 16 हैं, इनसे भी जो है वो मुलाकात किया गया। तो स्वीडन और इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप जो है वो रहा है। ठीक है, तो बातचीत हुई कि कैसे और रिलेशंस को बेहतर किया जाए। इसके अलावा एक स्पेशल सेरेमनी हुई, नॉर्वे भी ये गए थे, तो इनको नॉर्वे का भी हाईएस्ट ऑनर जो है वो प्रोवाइड किया गया। और जो नॉर्वे का हाईएस्ट ऑर्डर है वहां के किंग हराल्ड 5, इन्होंने इनको कन्फर किया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ये नॉर्वे का हाईएस्ट ऑर्डर है जो कि गवर्नमेंट हेड ऑफ स्टेट को जो है वो मिलता है। तो ये जितने इनको नए नए अभी सब मिले हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर नॉर्वे बिजनेस इसमें इन्होंने जो है वो अटेंड किया, इंडिया नॉर्वे बिजनेस एंड रिसर्च समिट ओस्लो में हुई ये, और इसमें काफी सारे जो कंपनीज के सीईओज ने जो है पार्टिसिपेट किया। इसमें अनाउंस किया कि एमओयू साइन हुआ इसरो के बीच और नॉर्वे के जो स्पेस एजेंसी है उनके बीच में कॉपरेशन को बेहतर करने के लिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि दोनों कंट्री जो है वो मैरीन इकोनॉमी, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे वर्क करेंगी, और एक ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया जिसमें कि इंडिया और जो नॉर्वे है ये जॉइंटली कंट्रीब्यूट करेगा ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक है, इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है उसको और बेहतर करने के लिए अपना ये हेल्प प्रोवाइड करेंगे। फिर इसके अलावा नॉर्वे इंडिया के जो आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री, इसमें भी कंट्रीब्यूट करता है, तो इसकी उन्होंने कहा कि हाँ ये काफी सपोर्ट प्रोवाइड किए करता है। तो ये जैसे ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। फिर ईरान ने बोला है कि ये ईरान का जो नेशनल सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि हम एक न्यू बॉडी बनाएंगे, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज करेगी। और ने कहा कि ये पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी ये प्रोवाइड करेगी रियल टाइम अपडेट ऑन द स्ट्रेट हॉर्मुज ऑपरेशन, और क्या उसके जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो। तो इन्होंने कहा है कि ये फरवरी से जो हॉर्मुज है ये क्लोज है, और जब से वॉर हुआ है स्टार्ट यूएस का और इसराइल का, तो ये इसका एम है टू रेगुलेट और कोऑर्डिनेट जो वेसल्स हैं उनको ट्रांजिट को कैसे रेगुलेट किया जाए। ठीक है, और तो ईरान का था कि मतलब एक ऐसा अथॉरिटी बनाएंगे जो इन सारी चीजों को देखेगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से प्रॉपर तरीके से ये ओपन अभी नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो हो रही हैं। ये ईरान और ओमान के बीच में एक नैरो चैनल है जो कि 33 किलोमीटर वाइड है, अपने जो नैरोवेस्ट पॉइंट है वहां पे। इसको वर्ल्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट कहा जाता है। यहाँ से रफली 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल डेली जो है वो, जब से वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था तब से ये पास होता था। तो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग वॉर ये जो पूरा टेंशन हुआ है इसके बंद होने से काफी इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है। और यूएस भी टाइम टू टाइम पे जो है वो इसको कंट्रोल करने की बात कर रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा पीजीएस से क्या है। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स की बात करें तो ब्रिज फेडरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने अनाउंस किया है कि 5th एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप ये गोवा में होगा 21 जून से 27 जून को। ठीक है, गोवा के ताज सीडेडी गोवा हॉरिजॉन में, और इसमें काफी सारी जो कंट्रीज के टीम है वो पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें इंडिया, चाइना, जापान, एशिया और ओशिनिया की कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। फिर केएल राहुल ये 5th बैट्समैन बन गए हैं आईपीएल हिस्ट्री की टू स्कोर 50 और मोर रन्स ऑन 50 ओकेजन, मतलब 50 बार इन्होंने 50 जो है वो लगा, मतलब ये बना चुके हैं। इसके पहले विराट कोहली ने का स्कोर है 76 50 प्लस स्कोर्स, इसमें 9 सेंचुरीज हैं और 67 हाफ सेंचुरीज हैं। फिर डेविड वार्नर का 66 है, शिखर धवन का 53 है, रोहित शर्मा का 51 है। आईपीएल की बात करें तो ये 2008 में बना था,
बीसीसीआई के द्वारा, और ये एक काफी अटेंड किया जाता है ग्लोबली, इसको काफी लोग देखते हैं, इसमें काफी सारे बैटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो यही था आज का सारा करंट अफेयर्स का। ये आज का सारा करंट अफेयर्स था, और आप हमसे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।